स्वागत है आपका राजीव रंजन सिंह जी। नई परख के मंच पर एक बार फिर आपका परिचय हम लोग नई परख के दर्शकों को कई बार दे चुके हैं। लेकिन एक बार फिर बता देता हूं, आप वित्तीय मामलों के, कारपोरेट मामलों के और मीडिया से संबंधित मामलों के विशेषज्ञ तो हैं ही, साथ ही राजनीति की नब्ज पर भी आपकी उंगलियां रहती हैं। और करंट अनप्लग्ड राजीव के आप संपादक हैं। आज हम लोग दो तीन विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे जो बिल्कुल ताजे विषय हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय मीडिया और ग्लोबल मीडिया, इन सब के लिए उन बातों का बहुत महत्व है। साथ ही हम लोग स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में परिस्थितियां पिछले दिनों के मुकाबले, जब पिछली बार हमने राजीव जी से बात की थी, कुछ बदली हैं। राजीव जी, सबसे पहला सवाल मेरा गौतम अदानी के बारे में है। गौतम अदानी हमेशा खबरों में रहते हैं। अभी पिछले दिनों जब हम लोगों ने चर्चा की थी, तब आपने ये कहा था कि चूंकि अमेरिकी अदालतों में बुरी तरीके से फंस गए हैं, भारत सरकार की मदद भी उनके कुछ काम नहीं आई। भारत सरकार ने अमेरिका का जो अदालती नोटिस था उसको ब्लॉक कर दिया था, अदानी तक नहीं पहुंचने दिया तकनीकी रूप से। तो बाद में वहां के लोगों ने कहा कि भाई, भारत सरकार रोक रही है तो हमें इजाजत दी जाए कि हम भारत सरकार को लांग कर अदानी को नोटिस दें। जैसे ही ये बात आई, वैसे ही अदानी जी ने वहां पर कह दिया कि हम तैयार हैं अदालत में पेश होने के लिए, और वहां उन्होंने एक समझौता वार्ता, एक डील करनी वहां पर शुरू कर दी। वो प्रक्रिया कहाँ है, ये भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे। लेकिन दूसरी एक और समस्या अदानी के बारे में, सारी दुनिया में उनके खिलाफ जांचें चल रही है। उनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जांच चल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ उनके खिलाफ जांच चल रही है। भारत में भी एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला मामला आया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अदानी पर एक $2 अरब की लागत से बनने वाला जो एक पावर प्लांट है, बिजली संयंत्र है, और मुंबई का एक लग्जरी हाउसिंग है, अमीर आदमियों के लिए बनने वाले मकानों वाला मसला है। इन सवालों के ऊपर पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है, जो कि बहुत ही गंभीर है। अब इसके और क्या पहलू हैं, ये आप नई परख के दर्शकों को कृपा करके बताएं। सर, दो तीन प्रश्न आपने मिला दिए। एक तो आपने अमेरिकन कोर्ट में जो केस चल रहा है उस पे बात किया जी। कि भाई क्या हो सकता है। देखिए, जो मुझे खबर द्वारा, सोर्सेस द्वारा, उससे ये पता चल रहा है कि भाई अदानी जी लास्ट रिकोर्स यही है, पहले तो केस लड़ेंगे, लास्ट रिकोर्स यही है कि वहां पे वो हाथ जोड़ लें और 7,000 करोड़ और प्लस पेनल्टी जो है, जो भी बनती है, वो दे के अपनी जान छुड़ाए। ये मतलब पिछले कुछ दिनों से जो फाइनेंशियल सर्कल्स है, जो जहां पे मेरे सोर्सेज हैं, उन लोगों से मुझे पता चला कि भाई ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना आप लोग बना रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऐसे बहुत सारे बिजनेस हाउसेस, बिजनेस ग्रुप्स के ऊपर में अमेरिका में कोर्ट केसेस चले, पेनल्टी दे दी, उसके बाद बात खत्म हो गई है। तो अमेरिका में पेनल्टी देने जो है वही लास्ट रिकोर्स है। अदानी जी चाह रहे हैं कि भैया किसी भी तरीके से पैसे ना देने पड़े, बच जाए उनके, ठीक है। तो लास्ट रिकोर्स है कि वो भैया आप, पैसे भी तो बहुत लंबे चौड़े हैं ना। हाँ, 7-8 हजार करोड़। देखिए, अब जो है एक टाइम में $125 बिलियन हुआ करता था। हालांकि इनका नेटवर्थ भी शेयर प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इनके शेयर प्राइसेस नीचे आते हैं तो नेटवर्थ घट जाता है, शेयर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो नेटवर्थ बढ़ जाता है। तो भी आज की डेट में $50 बिलियन के तो ऊपर के आदमी हैं ही। $1 बिलियन यानी 9,000 करोड़ रुपए, 950 आप कर लो तो यानी कि ये आ जाता है करीबन 3.5 लाख 4 लाख करोड़ के आसपास में। तो 4.5 लाख करोड़ के आसपास में। तो उसमें 6,000, 7,000, 8,000 करोड़ क्या है देखा जाए तो ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा, जो जनरल मीडिया है ना, उसने उछाल केस हो गया है और अब वो जेल जा सकते हैं और ट्रेड डील उसी लिए हो रही है, ये हो रही है। आई मीन मतलब लोगों को जानकारी नहीं है। पहली चीज, जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि भाई कोई इसके ऊपर में क्रिमिनल ऑफेंस डाला नहीं जा रहा है कि भाई उठा के तुमको जेल के अंदर में डाल देंगे। आपको वारंट इशू किया जा रहा है ताकि आप, समन इशू किया जा रहा है ताकि आप वहां जाके अपनी बात को रख सको, ठीक है। अब वो आप वहां जाओगे तो अरेस्ट हो गए नहीं हो गए भगवान जाने, हमको नहीं मालूम है, ठीक है। बट एक प्रेशर है, बट उस प्रेशर को आप रिलीज कर सकते हो बाय पेइंग द पेनल्टी एंड बाय
एडमिटिंग राजीव हाँ जी, भाई ये भी हमसे जो गलती हकीकत है, और जो मैं आमतौर पर, मैं इन विषयों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, आपसे मिलती जानकारी उसके आधार पर अपनी राय बनाता हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ के अपनी राय बनाता हूँ कि जब से अमेरिका में ब्रुकलिन की अदालत में अदानी को कटघरे में खड़ा किया है, उसके बाद से उन्हें उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके हिसाब से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी उगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। एब्सोल्युटली राइट। उनके शेयरों पे भी असर पड़ा है, उन्हें हम्म। पूंजी उगाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि श्रीलंका की किसी अदालत में उनके खिलाफ या अफ्रीका की किसी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उनका बिल्कुल सही। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन की जूरी ने उनको इंडाइक्ट किया है, उनको कटघरे में खड़ा किया है, जो गंभीर बात है, सारी दुनिया में इसकी चर्चा है। तो अदानी के शेयर प्राइसेस के ऊपर भी असर पड़ा है, अदानी की कंपनी की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ा है कि आपने वहां पर फर्जीवाड़ा किया। आप अदानी का जो बिजनेस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, उसमें उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी उगाना उनके लिए जरूरी है, और सारा साम्राज्य उनका ऐसी शर्त पर खड़ा हुआ है। अगर वहां उन्हें दिक्कत आएगी, जैसे कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अमेरिका वाला ये मसला आया, उसके बाद अदानी को अपने कई कई पुरानी जो उनकी संपत्तियां थी उनको लिक्विडेट करना पड़ा, ताकि वो दूसरे जगह पे जहां जहां निवेश करना हो निवेश कर पाए, कुछ अपने कर्जे उतार पाए। उन्होंने अपने कर्जे भी उतारे, तो काफी रीस्ट्रक्चरिंग भी अदानी को इन विवादों के कारण अपनी करनी पड़ी। भले ही उनको जेल ना जाना पड़े, लेकिन उनके बिजनेस पर तो काफी असर पड़ा है। जी, आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। हिंडनबर्ग के टाइम इस ग्रुप का लेवरेज जो था, डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ऊपर चला गया था। हाँ, तो एकदम से प्रेशर में आ गए थे, और उस टाइम में इन्होंने आनंद फानन में काफी अपना जो है वो इक्विटी डाइल्यूट किया या प्रॉपर्टीज निकाली, जो भी आप कह लीजिए, और बैंकों के लोन चुकता कि इसमें जी, कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं अपने प्यारे नए परख के दर्शकों को एक नई बम फोड़ रहा हूं। इस बम को जरा ध्यान से लीजिएगा। बम ये है कि अदानी भली माना जा रहा है कि भाई ब्रुकलिन में केस चल रहा है या बाकी जगह केस चल रहा है और उस कारण से वो दिक्कत में आ सकते हैं, पैसे उगाही में मुश्किल जाएगी। बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। बट यदि मैं आपको बोलूं कि पैसे उगाही में मुश्किल जाएगी, उसके बाद भी गौतम अदानी जो है वो सहारा पूरा का पूरा खरीद रहे हैं। अच्छा, गौतम अदानी जो है वो मनोज गौर के जेपी ग्रुप के ऊपर में निगाहें जो है गिद्ध की पड़ गई हैं। और मेरी जानकारी में लोगों से जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि भाई बैठने लग गए हैं, मनोज गौर अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है, ये अंदर की खबरें लोगों को मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो यदि पैसे की इतनी कमी है ये तो जो मनोज गौर के बारे में बताइए जरा, थोड़ा नई परख के दर्शकों को, मनोज इसके गौर के बाद बारे में। मनोज गौर देखिए, जेपी एसोसिएट, जेपी ग्रुप तो सब जानते हैं। जेपी यहाँ रहते हैं आप नोएडा में, उन वहां हजारों एकड़ जमीन है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, आपको मालूम है। और उसके बाद में उन जमीनों के दाम अनाप शनाप हो गए हैं। ठीक है, तो इस पूरी प्रॉपर्टी पे गिद्ध निगाहें जो हैं वो अदानी जी की पड़ चुकी हैं। और वो पूरे जोर शोर से पावर खरीदेंगे। ₹1.5 का स्टॉक था, ₹16 पहुंच गया। मेरे पास भी था, मैं भी बहुत खुश हुआ। ठीक है, पर कहने का अर्थ ये है कि ये जो गौतम अदानी को यदि पैसे की कमी है तो वो कैसे सहारा जो है वो पूरा का पूरा जो है गड़पना चाह रहे हैं, ग्रुप को पूरा का पूरा गड़पना चाह रहे हो। पैसे ला कहां से रहे, किसके पैसे हैं? जो आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ी बिजनेस स्टोरी होनी चाहिए, जो दुख की बात है कि कोई पत्रकार कर नहीं रहा, वो ये है कि यदि गौतम अदानी के ऊपर में अमेरिका में केसेस चल रहे हैं, पैसे उगाही करना मुश्किल हो रहा है, इक्विटी डाइल्यूट करके पैसे रेस करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर्स या वायर सर्विसेज हैं या मीडिया है, जैसे ब्लूमबर्ग हो गया, फाइनेंशियल टाइम्स हो गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, यहां पे यदि आपकी नेगेटिव इमेजिंग, नेगेटिव ब्रांडिंग शुरू, आप जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ब्लैकलिस्ट में आ जाओगे। हालांकि वो आए नहीं है, बट ब्लैकलिस्ट में आ जाओगे, और ब्लैकलिस्ट में आओगे तो पैसे उगाही करना मुश्किल है। गौतम अदानी का हिंडनबर्ग एपिसोड होने के बाद भी कौन सा जादू की छड़ी उनके पास में कि उसके बाद भी 20,000 करोड़ से ऊपर वो अभी तक निवेशकों से उठा चुके हैं, इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, और वो उठाया तो उठाया, उसके अलावा भी सहारा में इन्वेस्ट, मतलब सहारा का तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। 88 प्रॉपर्टीज हैं, 88 प्रॉपर्टीज हैं,
जो सहारा ने बताई हैं कि भाई हमारी ये 88 प्रॉपर्टीज है, और उसको सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, गौतम अदानी जी वो लेना चाह रहे हैं। अब उसमें ये पता चला, अंदर की न्यूज आपको मैं दे दूं, कि ओपी श्रीवास्तव जो सहारा के कर्ता धर्ता थे, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज छुपा ली, इसलिए ओपी श्रीवास्तव जी से गौतम अदानी जी नाराज हो गए, ऐसा सुना है, सोर्सेस बता रहे हैं। हमारे आमने सामने तो बात हुई नहीं है गौतम अदानी और ओपी श्रीवास्तव की, और उस चक्कर में ओपी श्रीवास्तव अरेस्ट हो गए, उनकी बेल ही नहीं हो रही है। तो आप समझ रहे हैं। तो और उसके बाद में मनोज गौर 2 में एमटेक ऑटो के धाम साहब जेल के अंदर। राजीव जी, आपकी बात का जो एक सीधा मतलब निकलता है, उसको स्पष्ट कर देना जरूरी है ताकि बात संक्षेप में लोगों तक पहुंचे। वो ये है कि अदानी के पास धन का एक कोई खुफिया स्रोत है, अदानी के पास धन का एक कोई गोपनीय स्रोत है, जहां पर उनको कितनी भी दिक्कत आ जाए, उनको कैश की, इन्वेस्टमेंट की, किसी सौदे को करने के लिए बड़ी रकम की कोई किल्लत नहीं पड़ती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाए, अमेरिका में ब्रुकलिन अदालत उन्हें कटघरे में खड़ा कर दे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उनके ऊपर आपत्तियां कर दे, कुछ भी हो जाए, थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं, हर पूंजीपति को दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन अदानी को रोक पाना, जिस तरह डॉन को गिरफ्तार करना नामुमकिन था, उसी तरीके से अदानी को रोक पाना भी हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट जगत में नामुमकिन हो गया है। वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब वो खुफिया खजाना कौन सा है अली बाबा का, जो खुलिया सिमसिम के पीछे रखा हुआ है? इस खुफिया खजाने के बारे में कभी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एक वक्तव्य दिया था, मैं उस वक्तव्य को यहां दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वो वक्तव्य दिया था दिल्ली विधानसभा में। चूंकि दिल्ली विधानसभा वक्तव्य दिया था, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था, हमारे खिलाफ हो जाएगा। हाँ, हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम अरविंद केजरीवाल का वो वक्तव्य जो रिकॉर्ड पे है, जिसको लाखों करोड़ों लोग सुन चुके हैं इसको, उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, उंगली रख रहा हूं वहां पर, उस वक्तव्य को सोचा जाए तब पता चलता है कि गौतम अदानी के पास वो खुफिया खजाना कहां पे है। जी, अब देखिए ना, जहां जहां पे गौतम अदानी जी की निगाहें जा रही हैं, वो ग्रुप के मालिक लोग अरेस्ट हो जा रहे हैं। किसी का 2007 का केस निकल के अरेस्ट हो रहा है, कोई 2010 के केस में अरेस्ट हो रहा है। 15 साल 18 साल पुराने केसेस, गड़े मुर्दे उखाड़ के जो है जेल में डाले जा रहे हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो ताकत है ना, मतलब ये तो सहारा के श्रीवास्तव साहब जो जेल में है, उनकी बेल नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, बेल नहीं हो रही है। उसका जो खेल हुआ है, मतलब ये खेल भी इसीलिए हुआ है ताकि सहारा को बेचे जाने का और अदानी की शर्तों पर बेचे जाने का दबाव बन जाए। मतलब ऐसा तो ऐसा ही लग रहा है। अगर हम पैटर्न जो हम एक एक लिंक को जोड़ें और जो पैटर्न इमर्ज होता है, वो तो यही इमर्ज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, सहारा श्री जो है सुब्रत रॉय, वो चिल्लाते चिल्लाते मर गए बोलते हुए कि मैं गिरफ्तार हुआ या मेरी जो ग्रुप की ऐसी तैसी हुई, बैंड बजी, वो इसलिए बजी गांधी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे दिया था। कांग्रेस सरकार और चिदम्बरम मेरे से चिढ़ गए थे, खासतौर पे चिदम्बरम। अब हो ये रहा है कि भाई अब तो कांग्रेस सरकार नहीं है, तो फिर आपके लोग अब क्यों जेल में हैं? और वो भी ऐसा आदमी, ओपी श्रीवास्तव, मतलब ही वाज द बैकबोन ऑफ सहारा ग्रुप। बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है, जी के दोनों बेटे हैं, दामाद है, वो बात छोड़ दीजिए। पर बाहर का व्यक्ति जो है, एक श्रीवास्तव जी जो है, मतलब वो जेल में, और दूसरा व्यक्ति नेपाल के रास्ते भारत से फरार हो गया, पता ही नहीं है किसी को। तो इंडिया में तो फाइनेंशियल जर्नलिज्म हो नहीं रहा, और हमारे जैसे लोग जिनके पास जानकारी रहती है, हम लोग मेन स्ट्रीम में है। प्रॉब्लम देखिए क्या हो रहा है अबे जी, कि आज की डेट में इंडिया में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। पर सवाल ये उठता है कि भैया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाले कौन? और जो पत्रकार डाल सकते हैं पे हैं, और जो मैनेजर्स है वो सब एडिटर बन के बैठे हुए हैं अखबारों में, न्यूज चैनल्स में और इन सब में। तो जिनके अंदर दम नहीं है, वो लोग, वही लोग, दे आर टेकिंग ऑल द शॉट्स। प्रॉब्लम ये जा रहा है, अभी कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई मनोज गौर को 2010 के केस में अंदर डाला, ठीक है, बेल नहीं हो रही है। 2007 में सहारा का केस कब का है, कितना पुराना आप बताइए, उसमें ओपी श्रीवास्तव की बेल नहीं हो रही है। एमटेक ऑटो वाले धाम साहब जो है वो जेल में। तो आई मीन कई केसेस में कई
लोगों के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होता। अदानी और के इन तमाम संपत्तियों पे अदानी की निगाह है, और सब तमाम संपत्तियों पे अदानी की का निगाह है। अधिग्रहण अदानी करना चाहते हैं ताकि वो अपना साम्राज्य और फैला सकें और अपने साम्राज्य का डाइवर्सिफिकेशन कर सकें। एग्जैक्टली। अब आप बताइए इतने पैसे आ कहां से रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है, मैं समझाने के लिए बहुत कम शब्दों में समझा देता हूं, ताकि, क्योंकि मैं बहुत बार इसके ऊपर मैं पहले बोल चुका हूं। भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। 5 साल, 7 साल, 8 साल लग जाते हैं आपको पोर्ट बनाने में, पावर प्लांट बनाने में, ठीक है। और जब ये प्रोजेक्ट्स आप बनाते हो तो 20 से 25% इक्विटी आप है, 20% तो लाना ही पड़ेगा इक्विटी। अब अगर आप मान लो 10,000 करोड़ का एक पावर प्लांट ला रहे हो, 12,000 करोड़ का ला रहे हो, तो 2-2.5 करोड़ रुपए आपको डालना पड़ेगा अपनी जेब से। और नहीं डालोगे तो आप प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्केलेट करो और बैंकों से ही ले लो, वो भी 10,000 करोड़ को बता दो कि भाई 10,000 नहीं 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है, और उसका 80% जो है वो डेट उठा लो, यानी अपनी इक्विटी भी जो है वो फाइनेंस करा लो। तो ये गेम पहले बहुत हुआ इंडिया में, इसीलिए देखिए जितने भी पावर प्लांट्स बिके इंडिया में रिस्ट्रक्चरिंग में, सब औने पौने दाम पे गए। स्टील प्लांट गए, क्योंकि यहां पे प्रमोटर्स ने एक भी पैसा अपनी जेब से लगाया नहीं था। ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है। इसमें देखिए कोई सरकार, दोनों ही बदमाश हैं, इक्वली बदमाश है। मैं हर अपने इंटरव्यू में बोलता हूं, जितनी बदमाश भाजपा है उतनी बदमाश कांग्रेस है। जो आज हम लोग बोलते कि 12 लाख करोड़ के लोन कौन दिए, अरे सारे लोन तो कांग्रेसियों ने सैंक्शन किए थे, कांग्रेस के टाइम में सैंक्शन हुए थे, वो कोई नहीं बोलता, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्ट कॉस्ट उतना था ही नहीं, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट को आपने एस्केलेट कर दिया। जो प्रमोटर को इक्विटी डालनी थी वो भी आपने बैंकों से लोन ले लिया, ठीक है। तो ये केस में अब यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये इतने सारे जो प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं, क्या ये भारत के बैंकों से ही अपनी इक्विटी डलवा दे रहे हैं एस्केलेट करके, कि ये पैसे कहीं और से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? ये बहुत बड़ा अपने आप में एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। पर कौन डालेगा भाई इसके ऊपर? जिसके भाग सके ऑर्गेनाइजेशन वही कर सकता है। हमारे जैसे इंडिपेंडेंट लेवल के लोगों की तो सोर्सेज लिमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि अदानी के पास में पैसे आ कहां से। ये तिलस्मी है, ये रहस्य, मतलब जो है ये चंद्रकांता का रहस्य बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा इस पे भी थोड़ा बता दीजिए, तब हम दूसरे विषय पे जाएं कि जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला मसला है, इसमें अदानी का एक पावर प्लांट फंसा हुआ है, वो तो उसके ऊपर भी रोशनी डाल दीजिए, फिर हम अगले विषय पे जाते हैं। सर, इस पे मेरा ज्यादा रिसर्च नहीं है, जितने मतलब पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है वही है। बट देखिए एनजीटी के मामले जो है ना, वो कोई बहुत मैं उसको सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि वो सब जाके सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये खाली हल्ला बनाने के लिए और एक एनवायरमेंटलिस्ट लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई भारत में भी कुछ हो रहा है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उत्तर वहीं तक रहता है। आप देखना 6 महीने 1 साल, यानी एक बार फिर आप ये कह रहे हैं कि अदानी को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, डॉन की शैली में। बिल्कुल भाई, हिंदुस्तान में देखा जाए तो राजनीति में नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं रोक पा रहा है उनको, थोड़ी रोकने की उसने कोशिश की थी, अब संघ के ऊपर हावी हो गए हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और कारपोरेट जगत में गौतम अदानी, और दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग पहली बार कह रहे हैं, इस बात को करोड़ों लाखों बार कहा जा चुका है और सब लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। और इस संबंध के बारे में जो जो बातें कही जाती हैं, उनसे बहुत सी बातें ऐसी हैं इनको हम लोग यहाँ मंच पे दोहरा नहीं सकते। अगर हम दोहराएंगे मंच पे तो फिर हम लोगों के खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन हो सकता है। तो अभी हम लीगल एक्शन झेलने के मूड में नहीं है, तो अभी हम उन बातों को दोहराने से परहेज करेंगे। हालांकि उनका भी समय आएगा, मैं ये मानता हूँ, हर चीज का एक समय आता है और उस समय बहुत दूर नहीं है, बल्कि जल्दी ही उसका समय आएगा। अब हम आते हैं एक दूसरे विषय के ऊपर जो आपको भी बहुत प्रिय है, मुझे भी प्रिय है, और वो विषय है मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया की निष्पक्षता। वो महत्वपूर्ण विषय है और मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता का गहरा ताल्लुक है कि मीडिया का ओनरशिप पैटर्न क्या है, मीडिया के स्वामित्व का पैटर्न क्या है। अगर मीडिया के स्वामित्व का पैटर्न बदलता है तो पत्रकारिता की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर भी का ढांचा भी बदलता है। वो कम या ज्यादा होती है, वो गहन होती है या
उथली होती है, शैलो होती है या डीप होती है, ये सारी प्रक्रिया चलती है। सरकार के साथ उसके संबंधों पर भी असर पड़ता है। मीडिया का सरकार के साथ संबंध होता है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी एजेंसी है, इसकी रिपोर्टिंग मीडिया करता है। भाई सरकार किसी भी देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके पास सबसे ज़्यादा आर्थिक ताकत होती है, सबसे ज़्यादा फौजी ताकत होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी ब्यूरोक्रेसी उसके पास होती है। वो हर काम करती है, मनुष्य के जीवन का, समाज के का नियंत्रण पूरी करती है, और मीडिया को उसका रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया को उसके साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, और उस संबंधों में मीडिया का स्वामित्व, ओनरशिप पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब एक खबर आई वॉशिंगटन पोस्ट की। हम सब जानते हैं कि जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया, तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बजाय वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। और अब कहा जा रहा है कि साहब उसके अंदर घाटा हो रहा है, और वो उसको बंद कर रहे हैं। अखबारों में अपीलें छप रही हैं कि अरे भाई बंद मत कीजिए, उसके कर्मचारियों में को स्टेक्स दीजिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो क्या ये एक वॉशिंगटन पोस्ट बहुत बड़ी चीज है? हम लोग वॉशिंगटन पोस्ट की दी हुई सूचनाओं की खुराक पर पले हैं अपने पूरे पत्रकार के तौर पर, हम सभी लोग, कोई बचा नहीं है उससे। तो खास तौर से अमेरिकी जो पब्लिक लाइफ है, उस पब्लिक लाइफ में अखबारों का बहुत महत्व है। भाई न्यूयॉर्क में जो टाइम्स स्क्वायर है, हम जानते हैं उसका नाम टाइम्स स्क्वायर क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना दफ्तर एक जमाने में खोला था। मतलब 20वीं सदी के शुरुआती दौर में उसमें वहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना दफ्तर खोला था, इसलिए उसको टाइम्स स्क्वायर आज भी कहते हैं। वो विशालकाय बिल्डिंग आज भी वहां पर खड़ी हुई है। मैं अभी कुछ दिन पहले ही उसको देख के आया हूं, पहले ही देख के आया हूं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब जो पूरा मामला है वॉशिंगटन पोस्ट का, क्या ये दक्षिणपंथी कारपोरेट कैपिटल और दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स, उन दोनों का जो समीकरण है, वो समीकरण एक नियोजित तरीके से डगर पर चल रहा है कि पहले हम इस तरह के अखबारों और मीडिया ग्रुप और मीडिया मंचों का अधिग्रहण करें, और उसके बाद धीरे धीरे उनको बंद घोषित कर दें। अगर हम उन्हें अपना औजार नहीं बना पा रहे हैं तो उनको बंद घोषित कर दें। अबे जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, मेरे मन का सवाल पूछा। क्या है ये जो आपने ओनरशिप पैटर्न की बात की? अब ये ओनरशिप पैटर्न और आपने ये भी बात किया कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट की लॉस जो है वो हो रहा है इस कारण से। 800 पत्रकार वॉशिंगटन पोस्ट में काम करते थे एक महीने पहले तक। 4 फेब अनाउंस किया वॉशिंगटन पोस्ट ने कि वो 300 पत्रकारों को निकाल रही है, और इसके अंदर में उन्होंने अपना पूरा स्पोर्ट्स डेस्क बंद कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज एकदम कम कर दिया। एशिया एडिटर की जो पोस्ट है वो समाप्त कर दी, दिल्ली ब्यूरो चीफ की, सिडनी ब्यूरो चीफ की पोस्ट खत्म कर दी, स्पोर्ट डेस्क पूरा खत्म कर दिया, सिटी रिपोर्टिंग जो वॉशिंगटन में होती थी वो डेस्क को एकदम कम कर दिया। मैंने कल इसके ऊपर में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे बनाया है कि क्या ये मीडिया का अंत है, इतिहास का अंत, जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा था किताब 1992 में सोवियत रूस के विघटन के बाद में, कि अब सिर्फ कैपिटलिज्म रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा और मीडिया फ्लरिश करेगा, यही एक मॉडल रहने वाला है। तो मैंने बताया कैसे ये इतिहास का अंत जो उन्होंने कहा था वो अपने आप में कितना झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं दक्षिणपंथी ताकतें या पूंजीपति लोग जो है, इन्होंने जनता की आवाज को घोटने के लिए, दबाने के लिए जो है धीरे धीरे मीडिया पे कैप्चर किया। और ये कोई इंडिया में नहीं हुआ, ये वर्ल्ड ओवर हम आपको ट्रेंड देख रहे हैं। वो मैं ट्रेंड आपको बताता हूं ओनरशिप पैटर्न के माध्यम से। पहले पोस्ट पे बात कर लें। अमेजॉन जो है, अमेजॉन आपने सही बोला कि जब कैथरीन ग्राहम फैमिली से जब इन्होंने 2012 में खरीदा, अगस्त 2012 में जब वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा, तो उसके पहले तक ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी और वॉरेन बफेट थे, उन्होंने ये जेफ बीजो को कंपनी बिकवाई, ठीक है। और जैसे ही जेफ बीजो ने कंपनी लिया, उन्होंने ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी को प्राइवेटली हेल्ड कंपनी कर लिया। अब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मिलने मुश्किल है, परंतु जो रिसर्च किया, जो कल मैंने अपने चैनल में बताया प्रोग्राम, उसमें ये बताया $27 मिलियन का इसको लॉस हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट को पिछले 2 सालों में। परंतु जब से जेफ बीजो ने लिया था तब से लेके 2019 तक ये निरंतर फायदे में रही।
2020 के चुनाव के पहले अमेरिका में जो चुनाव हुआ था उसके पहले इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टियों ने, क्योंकि हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले जो है ये अनाउंस करती है कि वो ये पेपर किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, और उस पर ट्रंप और दक्षिणपंथी ताकतें बड़ी इनसे नाराज हो गई थी, जिसके कारण से 2024 में जब इलेक्शन हुआ लास्ट ईयर, कि इस बार इतिहास में पहली बार हुआ कि वॉशिंगटन पोस्ट ने किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं किया। कारण यह था कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में इनको लॉस हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट को मैसिव एडवर्टाइजर्स लूज किए इन्होंने, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट कहता है। 2 साल में 2023 में $100 मिलियन और $77 मिलियन 2024 में, कुल मिला के $177 मिलियन का वॉशिंगटन पोस्ट को लॉस हुआ। पर मेरा ये कहना है अभय जी कि ये कोई बहुत मैसिव लॉस नहीं है, क्योंकि जेफ बीजोस जो है $100 बिलियन के ऊपर का उनका नेटवर्थ है, ठीक है, उसमें $177 मिलियन यानी समुद्र से कुछ बूंद निकालने वाली जो है वो बात है। तो ये, और वो भी ऐसे टाइम पे इन्होंने बंद किया है जब मिलेनिया ट्रंप के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके एवज में मिलेनिया जी को $40 मिलियन जो है वो दिए गए, जो ना जाने कितने महीनों की सैलरी जो है वो कवर कर लेती है 300 पत्रकार जिनकी। तो अब वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि हम सिटी कवरेज नहीं करेंगे, हम जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे, हम वेलनेस पे कवरेज करेंगे। रईस लोग क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, कौन से होटल में जाते हैं, ठीक है, हेल्थ कवरेज करेंगे, और अब रिपोर्टर न्यूज के बदले फीचर्स लिखेंगे, और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की कवरेज होगी। तो मतलब अब आप ये समझ जाइए कि न्यूज जो है ना ये इंफोटेनमेंट की तरफ जा रहा है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। हिंदुस्तान में भी वो प्रोसेस जारी है, हिंदुस्तान में भी वो प्रक्रिया जारी है। तो ये जो है, ये जो पैटर्न जो सेट हुआ है, अच्छा ये बोल रहे हैं लॉस के कारण हुआ, अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि भैया जब ये लॉस मेकिंग बिजनेस है तो वर्ल्ड ओवर के कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग क्यों फिर मीडिया खरीद रहे हैं? इंडिया में क्या जरूरत है मुकेश अंबानी की? भैया उनका तो पेट्रोल, उनको क्या जरूरत थी कि वो मनी कंट्रोल खरीदे, नेटवर्क 18 खरीदे? आज आप देखिए फोर्ब्स मैगजीन जो है उसको ओन करते हैं मुकेश अंबानी, मनी कंट्रोल को ओन करते हैं मुकेश अंबानी, सीएनबीसी का लाइसेंस है मुकेश अंबानी के पास में, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जो है एक तरीके से मुकेश का लाइसेंस उनके पास में है। अगर आप फॉर्च्यून मैगजीन देखिए जहां मैं काम करता था, उसकी लाइसेंस संजीव गोयनका के पास में है। फिर ये बताइए जब प्रणय रॉय एनडीटीवी को नहीं चला पाए तो भैया फिर अदानी जी कैसे चला लेंगे? वो तो मीडिया की आदमी, तो अदानी जी तो 50 बिजनेस है, कंसंट्रेट फोकस कर नहीं सकते, उन लोगों ने भी कई लोगों को निकाला है। तो जब आपको पता है कि मीडिया में लॉस होता है, ये कॉस्ट सेंटर है, तो फिर आप घुस क्यों रहे हो? आपके क्या मंसूबे हैं? आप लॉस, आप बोलते हो मैं पूंजीपति हूं, पूंजी बनाना मेरा काम है, पूंजी जो बिजनेस नहीं बना रहा मैं उसको बंद कर रहा हूं। तो आपको जो मीडिया बेच रहा है, चाहे प्रणय रॉय एनडीटीवी बेचे या कोई भी दूसरा अखबार जो है वो जा रहा हो, वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा। तो जब आपको मालूम है कि वो लॉस मेकिंग है तो आप क्या बोलते हो, बैल घंटी बांध, वो क्या एक कहावत है, वो करने आप क्यों जा रहे हो? और आप वो ले रहे हो मीडिया को, और उसके बाद में आप ढंग के पत्रकारों को सबको बाहर निकाल दे रहे हो, और बाहर निकाल के जो है फिर वो पूरा इंफोटेनमेंट हो जा रहा है। तो आपकी बात का बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये निकलता है कि मीडिया के किरदार को पूंजी की ताकत के दम पर योजनाबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। मीडिया जो समाचारों और विश्लेषण का स्रोत था, जानकारी का स्रोत था, उसको इंफोटेनमेंट में बदला जा रहा है। और भारत में वो प्रक्रिया चली चुकी है कि सरकार जो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, वही खबर है, जबकि हमारी और आपकी ट्रेनिंग इस तर्ज में हुई थी सरकार जो बता रही है वो खबर नहीं है, सरकार जो छिपा रही है वो खबर है। एग्जैक्टली। यहाँ पर सरकार जो छिपा रही है वो सरकार को छिपाने दिया जा रहा है, ज्यादा कभी कभी संपादकी में घुमा फिरा के उसकी तरफ इशारा भर कर दिया जाता है। ये तो होता है अगर लेकिन सब लोग संपादकी नहीं पढ़ते, सब लोग ओपेड पेज के लंबे लंबे इंटेलेक्चुअल आर्टिकल नहीं पढ़ते, लोग खबरों को देख के पता लगाते हैं, न्यूज एनालिसिस को देख के पता लगाते हैं। वहां पे सरकार की पोल खोलना, सरकार असलियत को दाना का काम तकरीबन मीडिया ने बंद कर दिया है। और ये इंडिया में नहीं है सर, आप देखिए फाइनेंशियल टाइम्स जो 1957 से पियर्सन फैमिली के पास में था,
इन्होंने बेच दिया 2013 में इसको निक्केई को, जापान की जो कंपनी है उसको। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो रूपर्ट मर्डॉक ने 2007 में ले लिया, के सपोर्टर है, ठीक है। इंडिया के अंदर में देखिए तो पुख्ता जानकारी है मेरे पास में कि समीर जैन इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को बेचने के लिए निकले हुए हैं, खरीदार उनको नहीं मिल रहा है। शोभना भरतिया जी से चलाया नहीं चल रहा हिंदुस्तान टाइम्स। तो हर जगह जो मीडिया है वो ढूंढ रहा है कोई पूंजीपति आके उसको अब आगोश में ले, तो पूंजीपति आगोश में लेके उल्टी काम कर रहा है। वो कोई न्यूज के लोगों के लिए तो नहीं वो ले रहा है, वो अपने इंटरेस्ट। पूंजीपति के आइडिया में हमेशा मानता हूं कि जो बड़ा पूंजीपति होता है, बड़ी कारपोरेट पूंजी है, वो केवल मुनाफा ही नहीं कमाती, वो केवल अपने मन की सरकार भी नहीं चाहती, वो अपने मन का समाज भी चाहती है। एग्जैक्टली। और मीडिया के जरिए वो समाज को रीस्ट्रक्चर भी करती है पूंजी। मतलब ये इस बात पे लोगों को कम ध्यान दे, लोग कहते हैं भाई सरकार अपना अपना इसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मीडिया का समर्थन कर रहा है, लेकिन वास्तव में मीडिया जो है वो राजनीति को भी नियंत्रित करती है, सत्ता को भी, कॉर्पोरेट पूंजी राजनीति को भी नियंत्रित करती है, सत्ता को भी नियंत्रित करती है, और मीडिया के जरिए वो सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करती है। लोगों की विज्ञापन के जरिए, मीडिया के जरिए समाज भी अपने किस्म का बनाना चाहती है। बहुत उम्दा किस्म का मुद्दा हम दोनों ने मिलकर ही निकाला है। अब हम एक तीसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं, अपनी चर्चा के हम आखिरी दौर में हैं, समय तकरीबन समाप्त हो चुका है, फिर भी वो उस मुद्दे पे बात करना जरूरी है। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तब हमारा स्टॉक एक्सचेंज, सोने और चांदी का भाव, ये सब एक अलग मोड में थी। आज इतने दिनों के बीच में, मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन के बीच में वहां के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। चांदी भी नीचे है, जहां तक मेरी मोटी मोटी जानकारी है। उस तरह की स्थिति नहीं है। सोना भी नीचे है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी तक कहीं मीडिया उसमें वापस आते हुए नहीं दिखे हैं, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक इंडो अमेरिका डील डिक्लेयर कर दी है। अगला तो कार्यक्रम हम आपके साथ डील पे ही करेंगे, बहुत जरूरी है, और जल्दी करेंगे, 2-3 दिन के भीतर ही करेंगे। तब तो और घटनाएं साफ हो जाएंगी हमारे सामने, बहुत चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में क्या घटित हो रहा है, इसके ऊपर आखिर में हम लोग एक संहारात्मक कंक्लूडिंग चर्चा करें। बिल्कुल बोलना सही है। 15 दिन पहले तक मेटल्स में आग लगी थी, सारे मेटल के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, सिल्वर ऊपर जा रहा था, गोल्ड ऊपर जा रहा था, पर सडनली हमने देखा कि रिवर्स मारा है। पर ये देखिए एक चीज है, फिजिक्स का भी सिद्धांत है कि कोई भी चीज ऊपर नहीं चली, नीचे भी जाती है, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता ही। ये जो अभी करेक्शन हो रहा है केवल निफ्टी को छोड़कर और इंसान को छोड़कर, हर इंसान को ऊपर जाना है और निफ्टी को भी ऊपर जाना है, ये कहावत जरूर है। तो ये जो करेक्शन अभी हो रहा है सिल्वर गोल्ड में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या है, ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट में मेटल्स आ गए। दुनिया में उतना मेटल है ही नहीं जितने की उसकी जरूरत, मतलब आज की डेट में हम देख रहे हैं। सिल्वर चांदी यानी छठे साल लगातार स्ट्रक्चरल डेफिसिट में जा रहा है। जितनी चांदी की जरूरत है उससे बहुत कम उपलब्ध है। मैंने पिछले भी आपके साथ इंटरव्यू में बताया था कि चांदी की माइनिंग नहीं होती है, वो कॉपर और लेड का बाय प्रोडक्ट रहता है। जब उनको प्यूरिफाई किया जाता है तो एक कचड़े के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो चांदी की कमी है। गोल्ड भी जो है, चीनी लोग, रशियन लोग, इंडियन लोग बहुत बाय कर रहे हैं, फिर से बाइंग शुरू हो जाएगी। तो और कॉपर जो है, जितना एआई हो रहा है, जितना डाटा सेंटर बन रहा है, जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है, मैं सर आपको जस्ट एक आंकड़ा दे रहा हूं, मतलब आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 5 बड़ी कंपनीज जो हैं अमेरिका की, 5 बड़ी कंपनीज, ये कुल मिला के सिर्फ एक साल 2026 में $725 बिलियन जो है वो डाटा सेंटर में लगाने वाली है, जिसमें अमेजॉन $200 बिलियन लगाने वाला है, आपका 185 बिलियन गूगल लगा रहा है, $135 बिलियन है यानी फेसबुक का जो ये है ओनर, और माइक्रोसॉफ्ट $150 बिलियन लगा रहा है, और $55 बिलियन ओरेकल लगा रहा है। ये 5 कंपनीज मिलकर $725 बिलियन लगा रही है। लोगों के और इजीली समझने के लिए मैं बता दूं कि अगर $1 90 का पकड़ा तो $1 बिलियन 9,000, $10 बिलियन 90,000 करोड़, $100 बिलियन 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7.25 कर लीजिए आप।
यानी ये 65 लाख करोड़ के आसपास में आता है, जो भारत सरकार का इस साल का बजट था 53.4 लाख करोड़, उससे भी बड़ा। यानी विश्व की सबसे आबादी खर्चा करने वाला है उस देश की सरकार, उससे ज्यादा खर्चा सिर्फ ये 5 कंपनियां अमेरिका की कर रही हैं डाटा सेंटर लगाने में, अमेरिका में $725 बिलियन, ठीक है, 65 लाख करोड़ के आसपास में। तो कॉपर की तो डिमांड रहने वाली है। और कॉपर, क्योंकि एक कॉपर की माइन खोलने में 12 से 13 साल लगते हैं, तो अल्युमिनियम रिप्लेसमेंट जहां जहां हो सकता है वहां होगा। तो मेटल्स पे मैं अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मेटल्स नीचे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो पहले नहीं खरीद पाए थे, हम जिस रेट पे अब उस रेट में एंटर करेंगे। बट एनीवेज, आपने पूछा कि भाई पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें, तो आप देखोगे कि भारत के जो सरकारी बैंक्स हैं, इनके भी शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया जो है 52 वीक हाई कल ही उसने बनाया है, ठीक है। तो ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो मेटल सेक्टर को है। बड़ा एनपीए हुआ करता था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। अब जैसे जैसे मेटल्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो बैंकों को लग रहा है कि हमारा जो एनपीए हुआ एसेट है वो वापस से, या तो हमें पैसे मिल जाएंगे या ये कंपनी जीवित हो जाएगी और प्रॉफिट बनाना चालू करेगी, तो हमें पैसा देना चालू करेगी। बैंक्स भी ऊपर जा रहे हैं, सरकारी बैंक्स जिन्होंने मेटल सेक्टर में एक्सपोजर लिया है। तो आगे आने वाले दिनों में मेरे को ये दो जगह तो दिख रही है कि बहुत अच्छा रहने वाला है। परंतु मेरा अपना मानना है कि अमेरिका में इलेक्शन नवंबर महीने में है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का तो उसके पहले एक बड़ा झटका जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट को लगेगा। और इंडियन स्टॉक मार्केट अमेरिकन स्टॉक मार्केट का पिछलग्गू है, तो अगर वहां मार्केट गिरेगा तो यहां भी मार्केट गिरना निश्चित है, तय है, क्योंकि एफआईआईज आ नहीं रहे। और म्यूचुअल फंड्स यदि आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ी सी कम हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा कम हुई है, परंतु जिस गति से फ्लो आ रहा था, ग्रोथ हो रहा था एयूएम का, वो कहीं ठहराव आ गया उसके अंदर में। तो एफआईआईज बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उस उमंग, उस तरंग के साथ नहीं आ रहे, तो फिर खरीदेगा कौन माल? ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम लोगों ने एक चीज सर मैं बोल दूं, ये मीडिया के ऊपर में आपने बात किया ना, तो मीडिया जो है वो आपने कई लाइंस बोली मूवीज की, अदानी जी को लेकर और इसके, तो मैं भी एक पंच लाइन जाते जाते बोल देना चाहता हूं। अभी बात करते करते मेरे ध्यान में आया कि महान फिगर हैं कि भैया बीट मी बैश मी यू कैन नेवर ट्रैश मी, हिट मी किक मी यू कैन नेवर गेट मी। तो ये ईमानदार पत्रकार जो हैं इंडिया के अंदर में, इनका ये मुझे लगता है स्लोगन हो जाना चाहिए। ये महान दार्शनिक माइकल जैक्सन बोल के गए हैं, जिनको पॉप म्यूजिक हम जानते हैं, पर बड़े दमदार शब्द वो कह के गए हैं। तो इंडिया में हमारे जैसे पत्रकार कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि भैया हिट मी किक मी यू कैन नेवर गेट मी। देखते हैं कितने दिन तक हम रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बहुत दिलचस्प और विचारोत्तेजक चर्चा हमने की, बहुत ज्ञानपूर्ण चर्चा की, और 3 ऐसे विषयों में चर्चा की जो आमतौर पर अखबारों के जरिए, अन्य मीडिया मंचों के जरिए दर्शकों तक नहीं पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से नई परख के दर्शकों को भी ये चर्चा बहुत पसंद आएगी। और जल्दी ही हम लोग भारत अमेरिका व्यापार संधि, जिसका अभी तक अंतरिम समझौते पर भी दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन चर्चा इतनी ज्यादा हो गई है जैसे कि प्रलय आ गई हो। और वास्तव में मुझे लगता है कि अंततः इस संधि से एक प्रलय आएगी ही, और जो प्रलय आने वाली है उसको समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों की सबकी जिंदगियां इस संधि के कारण बदलने वाली हैं। हम लोग जल्दी ही 2-3 दिन में इस विषय के ऊपर मिलेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।